क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का रूप कहां पाया गया? कंसल्ट नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? भारतीय राष्ट्र ध्वज किसने डिजाइन किया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 27 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? हाल ही में आयोजित होने वाले यह 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी। और यह 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखो नरेंद्र मोदी को 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसने निमंत्रण दिया है? तो ब्रुनेई के सुल्तान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया है। और इस शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेंगे? आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष यह शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? 28 अक्टूबर को, यानी कि आज है 27 अक्टूबर और कल है 28 अक्टूबर। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से यह 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, जिससे भारत को आसियान देशों से जुड़ने का अवसर मिलता है। और वर्ष 2022 में आसियान भारत संबंधों के 30 वर्ष पूरे होंगे। यह फैक्ट याद रख लो कि वर्ष 2022 में आसियान भारत संबंधों के 30 वर्ष पूरे होंगे। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति 2021 नामक संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की? हाल ही में भारत देश ने ब्रिटेन देश के साथ मिलकर यह कोंकण शक्ति 2021 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। और कोई भी सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है तो इसका स्पेशल पर्पस भी होता है और साथ साथ लोकेशन भी होता है। तो यह कोंकण शक्ति 2021 नामक यह सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? तो देखो हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। और इसकी शुरुआत भारत के पश्चिमी तट से हुई थी। कहां पर? भारत के पश्चिमी तट से यह कोंकण शक्ति 2021 नामक यह सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है। और कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य क्या है? दोस्तों याद रखो यह सैन्य अभ्यास, दोस्तों यह एक नौसेना अभ्यास है और एक दूसरे के अनुभवों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करना और दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करने हेतु यह कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है। और इससे पहले भारतीय सेना की गोरखा राइफल, जिसे हम फ्रंटियर फोर्स के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो यहां दोस्तों याद रख लेना चाहिए कि गोरखा राइफल्स को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। कहां पर? ब्रिटेन के वेल्स में। वहां पर एक कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। और भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य संयुक्त अभ्यास की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है कोंकण। भारत
और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है इंद्रधनुष। और भारत और ब्रिटेन की मिलिट्री के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम है अजय वॉरियर। तो यह तीनों अभ्यास के नाम हमें याद रख लेना चाहिए जिसका ताल्लुक है ब्रिटेन कंट्री से। तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? क्या भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में बनकर तैयार हो चुका है। कहां पर? कोचिन शिपयार्ड में। और भारत द्वारा निर्मित यह पहले विमान वाहक पोत का नाम रखा गया है विक्रांत। क्या? विक्रांत। और हाल ही में वो ट्रायल बेस पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विक्रांत। इमेज में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, मेड इन इंडिया। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का जल्द ही भारतीय नौसेना द्वारा दूसरा समुद्री परीक्षण किया जाएगा और यह दूसरा परीक्षण कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। और भारत में निर्मित सबसे बड़े और सबसे जटिल विमान वाहक पोत ने इसी वर्ष अगस्त में 5 दिवसीय पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। कब? अगस्त में यह विक्रांत ने एक समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था और इस विमान वाहक पोत का वजन लगभग 40,000 टन है। क्या? वजन है 40,000 टन। और यह विमान वाहक युद्धपोत बनाने में कितनी लागत आई है? तो तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बनकर तैयार हुआ है। तो याद रखो विक्रांत युद्धपोत का निर्माण लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिसके पास अत्याधुनिक विमान वाहक के निर्माण की क्षमता है। और भारत के पास वर्तमान में केवल एक ही विमान वाहक पोत है जिसका नाम क्या है? INS विक्रमादित्य। तो यह याद रख लो कि भारत के पास वर्तमान में केवल एक ही विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य और बनकर तैयार हुआ है जिसका नाम है INS विक्रांत। इमेज में आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति बने? हाल ही में उज्बेकिस्तान देश में इलेक्शन हुआ और उज्बेकिस्तान में बहुत बड़ी बढ़त के साथ शौकत मिर्जियोयेव ने यह चुनाव जीत लिया है, यानी कि उज्बेकिस्तान के एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं शौकत मिर्जियोयेव। इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को चुनाव में जीतने पर बधाई दी है। और उज्बेकिस्तान देश हमारे भारत देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ संपर्क तथा सुरक्षा की दृष्टि से उज्बेकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत देश उज्बेकिस्तान के सैनिक के साथ मिलकर एक अभ्यास भी आयोजित करता है जिसका नाम है दुस्तलिक। और हाल ही में हमने इसी साल 10 मार्च 2021 को उज्बेकिस्तान के सैनिक के साथ एक दुस्तलिक नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया। देखो, 10 मार्च 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास दुस्तलिक के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। कहां पर? उत्तराखंड में रानीखेत के निकट चौबटिया स्थित विदेश प्रशिक्षण केंद्र में यह दुस्तलिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि यह दुस्तलिक के दूसरे चरण की शुरुआत उत्तराखंड के रानीखेत के निकट चौबटिया स्थित विदेश प्रशिक्षण केंद्र में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल गया, क्योंकि आकाशवाणी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रति सप्ताह में सोमवार और मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज में यह स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है और यह एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है जो 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी। और यह सोमवार के मॉर्निंग न्यूज में क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पिंगली वेंकैया। इमेज में आप देख सकते हैं। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश में हनुमंता रायुडू और वेंकट रत्नम्मा के घर हुआ था। और 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा
जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोर कर रखे। और उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान और उमर सोमानी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग नेशन की स्थापना की। क्या? तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। छठा क्वेश्चन, हाल ही में 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? बॉलीवुड में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को, और यह 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है साउथ के जाने माने अभिनेता रजनीकांत को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रजनीकांत। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को प्रदान किया। कहां पर? और यह समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए और प्रख्यात अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद रजनीकांत ने संबोधन में क्या कहा? दोस्तों, यह संबोधन में जो कहा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रजनीकांत ने यह पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा कि मैं यह पुरस्कार अपने गुरु के बालचंदर और अपने भाई सत्यनारायण राव और अपने ट्रांसपोर्टर ड्राइवर दोस्त जिसका नाम है राज बहादुर को समर्पित करता हूं। तो दोस्तों, रजनीकांत ने अपने ट्रांसपोर्टर ड्राइवर का भी दोस्तों कितना बहुत बड़ा सम्मान किया, राज बहादुर का सम्मान किया है। और सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को मैसूर राज्य जो कि वर्तमान का नाम है कर्नाटक, तो कर्नाटक में रजनीकांत का जन्म हुआ था। उनका असली नाम क्या था? शिवाजी राव गायकवाड़ रजनीकांत का असली नाम। जब वो 5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। और आगे की कहानी में आपको बताऊं तो फिल्म इंडस्ट्रीज में आने से पहले वो बस कंडक्टर हुआ करते थे। क्या? फिल्म इंडस्ट्रीज में आने से पहले रजनीकांत एक बस कंडक्टर हुआ करते थे। और 2007 में रजनीकांत की एक्टिंग फीस 26 करोड़ थी। क्या? एक्टिंग फीस 26 करोड़, बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हो। और जिस वजह से एशिया में वो जैकी चैन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे। 7वां क्वेश्चन, डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का रूप कहां पाया गया? हाल ही में डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का रूप पाया गया है इंग्लैंड देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंग्लैंड। AY.4.2 जिसे डेल्टा प्लस कहा जाता है और जिसे अब यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी, क्या यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा VUI 21 अक्टूबर 01 नाम दिया गया है। और यह प्रमुख डेल्टा संस्करण की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है। और AY.4.2 उत्परिवर्तन के उसी परिवार से संबंधित है जो B.1.617.2 या डेल्टा कोरोना वायरस के प्रकार को परिभाषित करता है, जिसे पहली बार पिछले साल अक्टूबर में भारत में पहचाना गया था। 8वां क्वेश्चन, बिम्स्टेक समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? हाल ही में सुर्खियों में रहा है बिम्स्टेक। सुर्खियों में क्यों रहा वो तो मैं बाद में बताऊंगा ही, लेकिन बिम्स्टेक समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है वो हमें यहां पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, बे ऑफ बंगाल के अगल बगल में जो देश है उनके समूह का नाम है बिम्स्टेक। तो यहां देखो, पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल के अगल बगल में नहीं है, बांग्लादेश है, नेपाल भी है, भूटान भी है। यानी कि बिम्स्टेक समूह में पाकिस्तान देश शामिल नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। लेकिन बिम्स्टेक समूह करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, बिम्स्टेक संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है।
और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत इस समूह को और अधिक मजबूत, अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए परिश्रम कर रहा है। और 2018 में काठमांडू में पिछले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक सहयोग मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए अनेक पहल की घोषणा की थी। इसीलिए दोस्तों करंट अफेयर में आया है, तो दो फैक्ट याद रख लो कि बिम्स्टेक संगठन में कौन कौन देश शामिल है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और विदेश सचिव हमारे कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। नवा क्वेश्चन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हाल ही में करंट अफेयर में आया है यह क्वेश्चन कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 3 ऑप्शन गलत है। चलो चारों को ध्यान से पढ़ते हैं। तो दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों का एक मंच है जिसका नाम है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो यहां ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन करंट अफेयर में क्यों आया, एक बार फिर से सही ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों का एक मंच जिसका नाम है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो देखो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 27 अक्टूबर को यानी कि आज ही 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों का मंच है। और यहां से मैंने क्वेश्चन सेट किया था, क्या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों का एक मंच है। और 2005 में अपनी स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कंसल्ट ऐप किसने जारी किया? हाल ही में कंसल्ट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है नितिन गडकरी साहब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नितिन गडकरी। लेकिन नितिन गडकरी किस मंत्रालय के मंत्री हैं, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। इमेज में आप देख सकते हैं नितिन गडकरी को, जिन्होंने हाल ही में यह कंसल्ट नामक मोबाइल एप्लीकेशन एवं प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो नितिन गडकरी ने कल ज्ञान आधारित ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट जारी किया और पूर्व IAS अधिकारी राघव चंद्रा ने इसे बनाया है। तो यह कंसल्ट मोबाइल एप्लीकेशन किसने बनाया है? एक पूर्व IAS अधिकारी राघव चंद्रा ने इसे बनाया है। और कंसल्ट ऐप के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऐप के माध्यम से कृषि, आर्थिक जानकारी, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विज्ञान, खेल, स्वास्थ्य, साहित्य, बीमा, सेना, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, भोजन, मानव संसाधन, भारतीय इतिहास, रेलवे, मोबाइल से जुड़ी 65 विषयों पर जानकारी यह कंसल्ट नामक मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी। 11वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। इमेज में आप देख सकते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे केंद्रीय मंत्री है, लेकिन किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे युवा और प्रतिभाशाली लोगों में कौशल विकास के लिए बुनियादी स्तर पर योगदान करने के अवसर मिल सकेंगे। और 2 वर्ष की इस फेलोशिप में भागीदार के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान कक्षा सत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और आजीविका को प्रोत्साहित करने में बाधाओं की पहचान करेगा। 12वां क्वेश्चन, किस देश की सेना ने नागरिक शासन भंग कर दिया और आपात स्थिति की घोषणा की? दोस्तों हाल ही में सूडान देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है
और यहां पर नागरिक शासन भंग कर दिया गया है और आपात स्थिति की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूडान कंट्री। और देखो, सूडान की सेना ने नागरिक शासन भंग कर दिया है और आपात स्थिति की घोषणा की है। राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ नजरबंद कर दिया गया है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा इश्यू कहा जा सकता है क्योंकि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और सैन्य तख्तापलट होना एक पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जैसा कि हाल ही में अफगानिस्तान में भी हुआ। तो अफगानिस्तान में तो तालिबानों ने कब्जा जमा लिया है और यहां पर सैन्य तख्तापलट हुआ है। तो तख्तापलट का विरोध करने वाले हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, इमेज में आप देख सकते हैं, और राजधानी खार्तूम में सैन्य मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, अरब लीग और अफ्रीकी संघ ने भी इस तख्तापलट पर चिंता जताते हुए सियासी नेताओं की रिहाई और मानव अधिकारों के सम्मान की बात कही है। 13वां क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? यह 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है मरक्कर अरबी कादी लिंते सिंघम को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। फिल्म का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर से पढ़ लेते हैं। मरक्कर अरबी कादी लिंते सिंघम, उन्हें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मरक्कर अरबी कादी लिंते सिंघम। तो प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी एक मलयालम फिल्म नाम है मरक्कर अरबी कादी लिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का तथा संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो अभिनेता मनोज बाजपेयी जी को हिंदी फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। किसको? मनोज बाजपेयी जी को हिंदी फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए पुरस्कार दिया गया है। और कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। क्या? कंगना रनौत को मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और बी प्राक को हिंदी फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी में मिल जावा, जबरदस्त दोस्तों है गीत, तो तेरी मिट्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया गया। और सिक्किम राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला? हमारा आंसर होना चाहिए सिक्किम राज्य। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग किस नाम से जानते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री ने मन की बात में रामवीर तंवर जी का जिक्र किया और लोग उसे पॉन्ड मैन के नाम से जानते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था पॉन्ड मैन। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है मेहुल परमार, जल्पा परमार, सोनल बारट, रविंद्र भानवार, म्यूज जोशी, तेजल नीनामा, सुलेंद्र नायक, लेखनी त्रिवेदी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हर्ष एस क्लब, HR हंसा, अर्जुन सिंह पटेल, संगीता कौशिक, मानसी प्रजापति, निशांत शाह, सेंता राठवा, ड्रीम वर्दी। इन सभी दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही है पॉन्ड मैन। और शियाल जगदीश, मनीषा सरवैया, धरजिया विजय, सेंटा अंकित, वैभव राउत, वीरूभा गोहिल, भावना तड़वी जी और पटेल उर्वशी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसने किया था? हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डे मनाया गया और बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज में छपा था, वहां से यह क्वेश्चन मैंने उठाया कि संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसने किया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।